औरतें जो कि प्रेगनेंसी में से गुजर चुकी हुई हैं और बेबी डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी हुई, हमें इस बात का बहुत सोच समझ के, डेफिनेटली इट्स योर बॉडी, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एज वेल एज योर टाइम एट द सेम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ पेन। एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि मैल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। बर्न्स अक्सर हम देखते हैं, बहुत कॉमनली हमें नज़र आता है। उसके बारे में क्या हमारे देखने वालों को बताना चाहेंगे कि उनको अगर कोई ऐसी इंजरी हो जाती है तो क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेने की ज़रूरत है? और साइलेंसर बर्न बड़ा कॉमन है फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर भी इवन। एक बहुत कुदरत की नेमत हमारे पास है, वो है पानी। इस मिथ को छोड़ दीजिए कि पानी नहीं लगाना, प्लीज। जैसे ही बर्न हो 20 मिनट्स के लिए उस जले हुए हिस्से को पानी के नीचे रखिए। गर्मियों में गरम गरम उबलता पानी हम मजीद डाल दें या हम बर्फ चिपका दें उस पे, वो मजीद इंजरी करेगा। प्लीज किसी किस्म का आटा, नील, टूथपेस्ट ऐसा कुछ मत लगाइए, सिर्फ पॉलीफिक्स प्लस लगाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहाँ पे, जिनसे हम बड़ी आज के हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है औरतों के लिए खूबसूरती कितनी मैटर करती है, और औरतों के लिए खूबसूरती इसलिए मैटर करती है कि उनके ऑपोजिट जेंडर को वो खूबसूरत बहुत अच्छी लगती हैं। यानी दोनों को, अल्टीमेटली दोनों को खूबसूरती बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और इस वक्त हमारे यहाँ पे एक बहुत हवा चली हुई है कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की। कॉस्मेटिक ब्यूटिशंस हमें बहुत सारी नज़र आती हैं जो डिफरेंट तरीके और डिफरेंट चीज़ें जो इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह से प्लास्टिक सर्जरीज़ एंड अदर फील्ड ऑफ फॉर दिस। और हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर सनिया, जो कि कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हैं। बहुत ग्रिप है इनकी अपने काम के ऊपर माशाल्लाह से। बड़ी छोटी उम्र में शी हैज़ एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और जो वो कंसर्न्स हैं ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि अपने पेशेंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, वो मैंने बड़े कम लोगों में देखा है। शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हर वर्क, बहुत डेडिकेशन से काम करती हैं, अपनी जान के ऊपर लेती हैं अपने पेशेंट के प्रॉब्लम को, और बहुत सोचा समझा एक प्लान, वर्क किया हुआ प्लान जो है वो शेयर करती हैं। मेरे साथ काम करती रही हैं, हम दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ हैं। बहुत सारी कॉस्मेटिक कंसल्टेशंस मैंने खुद भी इनसे ली हैं, क्योंकि मैं इनको ट्रस्ट करती हूँ बेसिकली। और जब मामलात ख़राब हो जाते हैं तो फिर मुझे डॉक्टर सनिया सबसे पहले याद आती हैं कि डॉक्टर सनिया से मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी है ताकि वो मुझे बेहतर सोल्यूशन दे सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सनिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच ताहिरा फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। इट्स नॉट नाइस, ये नाइस नहीं है, ये दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व एक्चुअली, और इससे भी बहुत ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। सनिया, what you will share about plastic surgery and cosmetic surgery है क्या? Definitely this needs elaboration. हमारे लोगों को जनरली पता नहीं होता what is plastic surgery या plastic surgery के डोमेन में आता क्या क्या है. It's a very broad field. अब बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, इसके बहुत सारे सब पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बर्न्स. व्हेन यू गॉट बर्न, आपके जहन में सबसे पहले बर्न इंजरी को ट्रीट करने के लिए प्लास्टिक सर्जन आना चाहिए. नेक्स्ट नंबर पे हमारी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं जो ट्रॉमा रिलेटेड हैं. एक्सटेंसिव ट्रॉमा में जहाँ पे स्किन की बहुत ज़्यादा मैसिव डीग्लविंग इंजरीज़ हैं, तो वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की जाती है विद ग्राफ्टिंग्स एंड फ्लैप्स. देन कम्स ट्यूमर्स की एक्ससीजन्स के बाद जो बॉडी की रिकन्स्ट्रक्शन है. इन शॉर्ट यू कैन से टू गिव अ ह्यूमनॉइड लुक टू द बॉडी, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें प्लास्टिक सर्जरी का रोल है. देन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इसका डोमेन है, दैट इज़ एस्थेटिक सर्जरी. what is basically needed to restore your body natural form and look. तो उसके ऊपर there is further what is a non-surgical component and a surgical component. कौन सा patient non-surgical category में आता है, and once the aging is established या deformity is established, फिर surgical role आता है. वो सारा कुछ basically plastic surgery का part है. इसका मतलब ये है, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ, ये है कि प्लास्टिक एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी जो है, ये इंसान को अगर कहीं कोई ट्रॉमा होने की वजह से उसकी बॉडी में डिफॉर्मिटी आती है, यानी उसकी बॉडी में कोई ऐसा इंजरी हो जाती है जो कि
जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बिल्कुल। प्लास्टिक सर्जन्स का एक रोल आता है। इसी तरह से जैसे हम बर्न्स में जैसे हम काम भी करते रहे हैं, बिल्कुल। और मैंने सनिया को काम करते हुए देखा हुआ है, आई एम द विटनेस फॉर हर वर्क। तो बर्न्स में ख़ास तौर पे प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो बिल्कुल। स्किन को, फेस को जब हमें रिकंस्ट्रक्ट करना होता है तो वो आता है। जैसे अक्सर सुनने वालों को समझाने के लिए सिर्फ ये बात कहूँगी, क्योंकि ये शायद आसानी से समझ आ सके। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कुछ जो एसिड विक्टिम्स होते हैं, जैसे तेज़ाब जिन लोगों के चेहरे के ऊपर कभी गिर जाता है या गिरा दिया जाता है, तो उनमें जो बर्न हो जाता है, जो सारी स्किन ख़राब हो जाती है, फेस ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर सनिया और डॉक्टर सनिया जैसे जो प्लास्टिक सर्जन्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका रोल आता है कि वो हेल्प कर सकें। आजकल एक टर्म बहुत चल रही है डॉक्टर सनिया, मम्मी मेकओवर। व्हाट इज़ दैट? वो क्या है? मम्मी मेकओवर बेसिकली एक टर्म है, ये कॉम्बिनेशन है प्रोसीजर्स का, 3-4 प्रोसीजर्स का या 2-3 प्रोसीजर्स का, टू रीस्टोर योर बॉडी शेप इनटू अ प्री प्रेगनेंसी फॉर्म। यानी ये खास तौर पे उन फीमेल्स के मैरिड लिए है? फीमेल्स के अच्छा, लिए, ठीक इसमें है। सिर्फ मैरिड फीमेल्स नहीं शामिल हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो वेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एक कर रहे होते हैं, उसमें बिफोर लाइक स्टार्ट ऑफ दैट जर्नी जो प्री एक ओबेसिटी वाली बॉडी है और उसके बाद वो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में जो बॉडी सैग कर जाती है, दैट नीड्स रिकॉन्टूरिंग। ओके। सो आफ्टर प्रेगनेंसी भी बॉडी के बाद बॉडी सैग कर जाती है, द नॉर्मल कॉन्टूर्स वैसे नहीं रहते, तो उस सब को रीस्टोर करने के लिए हम 2-3 सेट्स प्रोसीजर्स के बनाते हैं, जिसमें लाइपोसक्शन आ जाती है, टमी टक आ जाता है, ब्रेस्ट से रिलेटेड ब्रेस्ट अपलिफ्ट की जा सकती है या ब्रेस्ट रिडक्शन की जा सकती है। एट द सेम टाइम ऑगमेंटेशन के भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं। इसी तरीके से लाइपोसक्शन, ब्रेकीप्लास्टी यानी आर्म लिफ्ट के बाजू पे जो एक्सेस फैट या ओवर हैंगिंग सैगी स्किन आ जाती है, उस सब को ट्रीट करने के लिए, या चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए वजाइनोप्लास्टीज की जाती हैं। तो इनमें से बहुत सारे, हर पेशेंट के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, हर एक के अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन जब 2-3 प्रोसीजर्स एक सेट में कंबाइन किए जाते हैं तो उसको मम्मी मेकओवर कहा जाता है। दैट इज़ टू रीस्टोर अ प्री प्रेगनेंसी बॉडी। Okay. दैट इज़ अ जनरल टर्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनिया। मैं अपने सुनने वालों के लिए आसान ज़ुबान में ज़रूर बताऊंगी इसको। जो मैं समझी हूँ डॉक्टर सनिया की बात से वो ये है कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि मम्मी मेकओवर की एक टर्म बहुत ज़्यादा जो है वो, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो औरतें, और इवन उसमें आदमी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल। सनिया ने सिर्फ औरतों की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि जब कोई मोटा होता है, बहुत ज़्यादा फैट चढ़ा होता है, और वो फिर अपना वज़न कम करते हैं, फिर बॉडी एकदम से लटकना शुरू हो जाती है, या वो डीफॉर्म हो गई हुई होती है, कहीं ना कहीं से लेफ़्ट राइट चीज़ें जो वो चल रही होती हैं। तो उस सूरत हाल में जब बॉडी को पूरी शेप करने के लिए जो मम्मी मेकओवर वाला एक पूरा प्रोसीजर, जिसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, लाइपोसक्शन है, टमी टक है, और इसके अलावा बॉडी कंटूरिंग जो है वो जो बता रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसका हिस्सा बनती हैं। यानी ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग मोटे हैं, बहुत ज़्यादा वेट अपना पुट ऑन किया है और वो रिड्यूस करने के बाद उनकी बॉडी लटक गई है। औरतें जो कि प्रेगनेंसी में से गुजर चुकी हुई हैं और बेबी डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी हुई है और उनको पसंद नहीं आ रही, और इसी तरह से वो आदमी जो कि वज़न जिनका बहुत ज़्यादा है, उनके लिए डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि ये चीज़ हो सकती है। एंड देन वो फीमेल्स जिनका अक्सर, जैसे क्योंकि मैं खुद एक सेक्स थेरेपिस्ट और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं अक्सर ये कंप्लेंट्स हस्बैंड से और वाइफ से भी सुन रही होती हूँ कि जी जो है प्राइवेट पार्ट जो औरतों का है, शर्मगाह जो होती है वो लूज़ हो जाती है। तो उसके लिए ख़ास तौर पे कुछ प्रोसीजर्स जैसे डॉक्टर सनिया जैसे लोग जो हैं वो ज़रूर करते हैं, जो बड़े सेफ़ प्रोसीजर्स होते हैं और बहुत अच्छे प्रोसीजर्स होते हैं, और उनसे आपको वाकई ही वो रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनिया इतनी अच्छी बात करने के लिए। मुझे अब ये बताइएगा कि जैसे हम सब तो एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हमारे लिए चीज़ें जो हैं, हमें मालूमात भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही होती, एंड एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि मैल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और उस मैल प्रैक्टिस की कई दफ़ा मैं खुद भी शिकार हुई, और इवन मेरे जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं यस और और कई दफ़ा जो है वो मेरे क्लाइंट्स भी जब आके बताते हैं कि हम फ़लाँ के पास गए, फ़लाँ के पास गए, फ़लाँ, और वो नहीं, यानी ये बड़ा कॉमन है हमारे मुल्क में कि सही बंदे के पास जो है वो नहीं जा पाते लोग। हमारे ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगी कि किस तरह से उनको ये असेस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि यही सही बंदा है जिसके पास मुझे
जाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी जो है ये कुछ नई चीज़ें तो हैं, मगर हम सब इसके लिए दीवाने हैं, आदमी या औरतें दोनों ही इसके पीछे पागल हैं। तो जहाँ से हमें सस्ती चीज़ें मिलती हैं या करीबी चीज़ें होती हैं, हम वहाँ फ़ौरन भागते हैं। तो इसमें आप क्या गाइडेंस हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को देंगे? मैं जनरली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये बात पहले भी कर चुकी हूँ। हमें इस बात का बहुत सोच समझ के, डेफिनेटली इट्स योर बॉडी, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एज वेल एज योर टाइम, एट द सेम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ पेन। आपने कुछ उस प्रोसीजर के लिए पेन्स लेनी है, एक हीलिंग जर्नी है। काइंडली अप्रोच एनी अवेलेबल प्लास्टिक सर्जन नियर बाय फॉर बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स, चाहे वो ब्रेस्ट से रिलेटेड है, अगर ब्रेस्ट रिडक्शन है, ब्रेस्ट अपलिफ्ट है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है या फैट ट्रांसफर्स हैं, ये सब के सब प्रोसीजर्स सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आते हैं। ठीक है। सिमिलरली दोबारा से एक दफा अगर सादा जुबान में आप समझाना चाहेंगी तो वो क्या होगा? जैसे आप अपने पेशेंट्स के साथ उनके लेवल पे आके पंजाबी में, उर्दू में उनको समझा रही है, मैं चाहती हूँ आप वैसे समझाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये है कि अगर कोई चाहता है कि ब्रेस्ट बहुत लूज हो गई है प्रेगनेंसी के बाद, बच्चों को फीड कराने के बाद, बिल्कुल साइज उसका ड्रूपी हो गया, लटक चुका है जिस्म, उसकी अपलिफ्टिंग की जाती है, वो सर्जिकल, दैट इज प्लास्टिक सर्जरी। अगर वॉल्यूम भी कम हो गया है कि पहले से साइज बड़ा था, नॉर्मल था, बहुत अच्छा था, अब सैग भी कर गया है और वॉल्यूम भी कम हो गया, दैट्स अगेन प्लास्टिक सर्जरी। अगर साइज बहुत कम है, यानी बहुत सारी बच्चियां ऐसे हैं जो कि सने बलूगत पर छाती बन नहीं पाती प्रॉपर, एक बन गई एक नहीं बनी, या दोनों का साइज प्रॉपरली अचीव नहीं हुआ, दैट इज नॉट डिजायरेबल इवन फॉर योर ओन सेल्फ, आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ इमेज के लिए। तो देन यू हैव टू कंसल्ट ओनली अ प्लास्टिक सर्जन। जो इंटरवीनिंग चैनल्स हैं थ्रू समबडी, इनको अवॉइड कीजिए, डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए या वैसे अपने इलाके के किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए और उनसे करें। इसी तरह लाइपोसक्शन, टमी टक, ये सिर्फ प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं टू गेट द वेरी फाइन आउटकम और एक फाइन रिजल्ट के लिए, एक फाइन नाइस कॉन्टूर बॉडी के लिए। जो भी सीनियर प्लास्टिक सर्जन आपको मिलता है या प्लास्टिक सर्जन, काइंडली गो टू दैम। अच्छा, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करनी है, उसको रीबिल्ड करना है, टाइट करना है, या उसके साइज को किसी भी वजह से अगर वो कम या ज्यादा भी है, इवन अक्सर लोगों को ज्यादा का भी मसला होता है, वेरी मेजर इशू इन एडोलेसेंस। कई लोगों को बहुत बड़ा साइज हो जाता है, वो उनकी बॉडी के साथ नहीं चल रहा होता, उनको वो इशू होता है। कई लोगों का साइज बहुत छोटा होता है तो वो उनकी बॉडी के साथ नहीं चल रहा होता। तो उनको बजाय इसके कि वो जाएं किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास, किसी एस्थेटिक्स के बंदे के पास, बेहतर है कि वो जाएं ही प्लास्टिक सर्जन्स के पास, क्योंकि इसका हल जो है वो प्लास्टिक सर्जरी एंड इज विद प्लास्टिक सर्जन ओनली। ठीक हो तो बजाय इसके कि आप फ्रस्ट्रेट हो, आपने जो कंसर्न्स, हर ये सारे कंसर्न्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, बेहतर है आप जाएं, अपनी बॉडी का एग्जामिनेशन कराएं, अपना थॉट शेयर करें डॉक्टर के साथ। डेफिनेटली आपके अपने कुछ पर्सनल कंसर्न्स हैं, फिर यू विल गेट टू नो कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, आप पे क्या हो सकता है और उसके कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये बातें आपको सिर्फ प्लास्टिक सर्जन समझा सकते हैं। डॉक्टर सानिया, थोड़ा सा इस बारे में गाइड कीजिए कि ये जो बर्न्स अक्सर हम देखते हैं, बहुत कॉमनली हमें नज़र आता है, उसके बारे में क्या आप हमें, हमारे देखने वालों को बताना चाहेंगे कि उनको अगर कोई ऐसी इंजरी हो जाती है तो क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेने की ज़रूरत है और फिर आगे फर्दर क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? बर्न्स मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। बर्न्स के लिए हम एक डिटेल्ड प्रोग्राम जरूर वी विल डू अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑन इट, बट टेक होम मैसेज फॉर एवरीवन, एवरी लिसनर, आपके इर्द गिर्द जो भी है सबको एजुकेट कीजिए, बच्चों को एजुकेट कीजिए कि जब कभी भी जल जाए, चाहे चाय गरम गरम गिर गई, कॉफ़ी गिर गई, उबलता दूध गिर गया, या चलो गरम पानी गिर गया या सालन गिर गया, और समटाइम अगर गीजर का गर्म पानी यहाँ पे पड़ गया, गीजर या वो जो प्रेशर कुकर फटने से फौरन स्टीम गिर गई, ये कॉमन सिनेरियोज हैं जो मैं डेली बेसिस पे अपने क्लिनिक पे रिसीव करती हूँ। या उसके अलावा आप कह सकते हैं कुछ गिर गया गरम, या इस्त्री लग गई, या कोई हॉट चीज लग गई। साइलेंसर बर्न बड़ा कॉमन है फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर भी इवन। तो सबसे पहले जो एक बहुत कुदरत की नेमत हमारे पास है वो है पानी। इस मिथ को छोड़ दीजिए कि पानी नहीं लगाना, प्लीज। जैसे ही बर्न हो 20 मिनट्स के लिए उस जले हुए हिस्से को पानी के नीचे रखिए, रनिंग टैप वाटर, यानी जो नीम गर्म पानी आ रहा है, जो नॉर्मल पानी आ रहा है। इसका ये भी मतलब नहीं कि गर्मियों में गरम गरम उबलता पानी हम मजीद डाल दें या हम बर्फ चिपका दें उस पर, वो मजीद इंजरी करेगा।
जैसे ही बर्न इंजरी हुई, किचन में फौरन पानी का नलका है, घर में हर तरफ पानी के नलके लगे हैं, आपको बाहर भी इर्द गिर्द कहीं ना कहीं से को पानी का नलका मिल जाएगा। रनिंग टैप वाटर या चलते पानी से अब उस हिस्से को 20 मिनट के लिए पानी के नीचे रखिए जी। एक तो इससे फौरन से बर्निंग का प्रोसेस रुक जाएगा। नंबर 2, जो जल चुका है हिस्सा, उसमें जो एक ट्रांसमिशन की एबिलिटी है ना कि निचली लेयर्स भी स्किन की जलती चली जाएंगी, वो प्रोसेस भी रुक जाएगा। वी हैव टू स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस एंड कूल द बर्न एरिया। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। दैट इज ओनली अचीवेबल विद 20 मिनट्स रनिंग टैप वाटर थेरेपी। दिस इज वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल गाइडलाइन। इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। जैसे ही वो बर्निंग प्रोसेस रुकता है, जलने का अमल रुक जाता है, मजीद नुकसान नहीं होता। और इनिशियली उससे एक पेन रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग, इट हर्ट्स अ लॉट, इट गिव्स यू अ वेरी बर्निंग पेन दैट इज नॉट इवन स्टॉपेबल विद एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। सो जैसे ही आप इसको कूल कर लेंगे, एक तो ये कि जलने का प्रोसेस रुक जाने से वो मजीद डैमेज नहीं होगा, एंड उस डैमेज ना होने की वजह से आपका जो हीलिंग है वो बड़ी अच्छी होगी और स्कारिंग आउटकम बहुत अच्छा होगा। सो इमीडिएटली ये सब कुछ करें। घर में एक पॉलीफिक्स की ग्रीन कलर की ट्यूब आती है, 3 कलर्स हैं पॉलीफिक्स के, लेकिन उसमें से ग्रीन कलर वाली है, बच्चों के घरों में तो लाजमी होनी चाहिए। इसको 20 मिनट्स के लिए कूल कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए, और सालन लग गया तो उसको प्लीज़ अच्छे से धोइए। और प्लीज़ किसी किस्म का आटा, नील, टूथपेस्ट ऐसा कुछ मत लगाइए, सिर्फ पॉलीफिक्स प्लस लगाइए। और इमीडिएटली आपके पास एक विंडो आ जाएगी आधे पौने घंटे की, अपने करीब प्लास्टिक सर्जन या बर्न यूनिट सरकारी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। हर सरकारी हॉस्पिटल लाहौर में तो डेफिनेटली हैं, और भी जगहों पे मौजूद हैं। आप वहाँ चले जाइए, नहीं तो किसी और तरीके से एक्सेस कर लीजिए, बट बेहतर है सरकारी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाइए। और फिर उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग्स वही प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं टू प्रमोट हीलिंग, ताकि जो एक कुदरत का टाइम है हीलिंग का, वो नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से, बगैर इन्फेक्शन के हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनिया। हर बार मुझे थैंक यू कहना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि वो शायद ही हमें किसी से सुनने को मिलती हो। यानी कि बर्न अगर खुदा न खास्ता हो गया, तो हम अक्सर जब मैं और सनिया हम दोनों बर्न सेंटर जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, तो हम अक्सर देखते थे लोगों ने नील लगाए होते थे, आटे लगाए होते थे, और वी आर अनएबल टू असेस द एरिया ना, एक्चुअल इंजरी नहीं निकल सकती, पता नहीं चलता। और टूथपेस्ट बड़ा एक कॉमन सी चीज है, फौरन जो है ना लोग लगा लेते हैं। तो मैंने भी वहां पे ये सीखा। जैसे जब तक मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं थी, बचपने में मैं भी टूथपेस्ट लगाती थी, क्योंकि उसमें मेंथॉल होता है, वो मेंथॉल होता है, ठंडक दे देता है, लेकिन उसके बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो डैमेज कर देते हैं। तो अगर आप खुदा न खास्ता पानी, चूल्हा, रोटी, किसी भी चीज से अगर जल गए हैं, या किसी ने खुदा न खास्ता आपको जला दिया है, तो इसका सबसे पहला जो एक चीज़ आपने करनी है अपने आप को इस बर्न से बचाने के लिए, वो है, डॉक्टर सनिया ने बताया कि 20 मिनट के लिए आपने अपने आप को नल के नीचे, गर्म पानी के नीचे नहीं, नॉर्मल नल के पानी के नीचे अपने आप को रखना है। चाहे आपको सलेंसर लग गया हो, कुछ हो गया, 20 मिनट तक आपने इसको धोते रहना है, ताकि उसकी हीट नीचे तक ना जाए, वो वहीं पर ही ठंडा हो जाए, आपका जख्म, बर्निंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाए। और आपने उसको 20 मिनट तक धोते रहना है, आम पानी से, कोई स्पेशल पानी नहीं है, आबे ज़मज़म नहीं है, नेस्ले का पानी नहीं है, टैप वाटर है, जिससे आपने अपने आप को वॉश करना 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है पॉलीफिक्स प्लस हरे रंग की जो है वो आपने उसके ऊपर लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने अपने किसी भी करीबी प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि दे आर द स्पेशल वंस, वो स्पेशल लोग हैं जो बर्न को और स्किन के मेजर डैमेजेस जो हमें नज़र आते हैं उनको डील करने में एक्सपर्ट हैं। आपने उनके पास जाना है, ताकि वो एक प्रॉपर ड्रेसिंग करके आपकी हीलिंग के प्रोसेस को, और वो जो ज़ख़म हुआ है, जो छाले पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, उसको वो बेहतर तौर पे आपको गाइड कर सकें और उसको क्योर कर सकें। सनिया से एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी ये है, डॉक्टर साहिबा, आप मैरिड हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ आप एक बहुत अहम फरीज़ा अंजाम दे रही। डॉक्टर सनिया जो हैं वो अपना क्लिनिक रन करती हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी इसका, आपको नंबर हम डॉक्टर सनिया का ज़रूर देंगे, ताकि अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहें तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू इन तक पहुंचना चाहें वो भी पहुंच सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। डॉक्टर सनिया इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी शालीमार हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, एंड आई कैन टेल यू कि वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। मैं
मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। बड़े कम लोग हैं जिनसे मैं इम्प्रेस होती हूँ, उनके काम से इम्प्रेस होती हूँ। सनिया इज़ वन ऑफ देम। सनिया, बच्चे, असिस्टेंट प्रोफेसर होना, क्लिनिक चलाना, घर देखना कैसे मैनेज करती हैं? और क्या है जो हेल्प करता है, वो क्या मोटिवेशन है जो आपको इस पे भी रखता है? क्योंकि मैंने जो आपको ओवर द यानी मुझे भी आपको जानते हुए तकरीबन कोई 7-8 साल तो हो गए, 2017 से हम एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल, तो जानते क्या, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एज वेल। एग्जैक्टली। तो मैंने सनिया को नहीं देखा कभी पैनिक होते हुए। मैंने सनिया को नहीं देखा कभी अपने आप को झुंझलाया हुआ इसको देखूं मैंने इसको, जब मैं हॉस्पिटल में, हम जिना हॉस्पिटल में भी इकट्ठे थे, मैं तब भी इसको इसी तरह से कूल काम और अपने पेशेंट्स के साथ जैसे बंदा बह जाए उनके साथ, इसी तरह से देखती थी। शालीमार में भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने वहाँ पे भी इसको लोगों को डॉक्टर सनिया करते हुए देखा है मैंने। सो क्या है वो मोटिवेशन? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जिस प्रोफेशन में आप हैं या जिस प्रोफेशन में हम हैं, ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें अगर आपकी डेडिकेशन नहीं है ना, तो बिल्कुल। आप नहीं सर्व कर सकते। आप बिल्कुल भी सिर्फ नहीं। यू जस्ट मिंट मनी एंड दैट इज इट। तो वो क्या है आपके पास जिस जो आपको फोर्स करता है यू जस्ट कीप योर कूल एंड आप पेशेंट के साथ भी घर भी सब कुछ मैनेज कर रही होती हैं? It's my passion for my field. I love my field. बर्न्स मुझे बचपन से बहुत फैसिनेट करते थे। और टू टेल यू द ट्रूथ, मैं बहुत छोटी थी, एक प्रोग्राम लगा करता था टीवी पे, नीलाम घर के नाम से, जो तारिक अजीज़ शो बन गया। उसके ऊपर वो डॉक्टर्स बुलवाते थे, लेकिन वो हमेशा प्लास्टिक सर्जन बुलाते थे। और प्लास्टिक सर्जन अपने साथ लोगों को एजुकेट करने के लिए बर्न्स का विक्टिम, जो कि मल्टीपल सर्जरीज के बाद थोड़ी ह्यूमनॉइड लुक निकलती थी, तो उन सब की जर्नी सुना करती थी। वो शुरू से मेरे माइंड में एक इंस्पिरेशन थी कि अव्वल तो एक होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं आपने डॉक्टर बनना है, हम कहते हैं नहीं, शुरू में तो बनना है, बाद में नहीं बनना, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो वो जो एक चीज़ थी ना, ये सर्जन आम रूटीन सर्जन्स नहीं है, ये बहुत एक डेडिकेशन का काम है। वो बचपन से सुन सुन के आई एक्सप्लोर्ड द फील्ड। और जब मैंने ज्वाइन की, इनिशियली इट वाज लाइक ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन लोगों को हमारी ज़रूरत है और किसी ने तो आगे आना है। एंड जब आप इसको करना शुरू करते हैं और जो रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स और जो दुआएं मिलती हैं, दैट इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और शायद आगे भी उम्मीद है बड़ी। और इसको करने के लिए आपके पास एक बड़ी सपोर्टिव फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। और मैरिड लड़की के लिए, क्योंकि आई गॉट मैरिड ड्यूरिंग माई हाउस जॉब, तो मेरा सारा करियर बात का है। माई हस्बैंड इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सपोर्टिव। और एक चीज़ है, वो ख़ुद भी बड़े एक पैशनेट किस्म के डॉक्टर हैं। उनका शुरू से ये स्टांस था, अगर काम करना है तो फिर दिल से करना है, और वो करना है जो बहुत ज़बरदस्त काम हो। उसमें मतलब ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जो अपनी बीवी के लिए इस तरह की बात जो है वो करें। एंड आई एम लकी टू हैव वन। अल्लाह का बहुत एहसान है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, अगर उन्होंने मुझे बनाया है तो मेरे बच्चे उन्होंने रखे हैं, दे आर नॉट ऑन एनी मेड्स, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं दो तरफ से बिल्कुल मेंटली रिलैक्स होके मैंने पेशेंट्स को टाइम दिया है। लाइक इट वाज अ फुल फ्लैट सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड एज वेल एज फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड। यानी आप सबसे पहले तो जो आपकी डेडिकेशन है उसको सल्यूट है, क्योंकि वो हम देखते हैं वो पेन जो आप अपने पेशेंट की लेती हैं, वो मैंने देखी हुई है और हम देखते हैं वो। दूसरा यानी कि फैमिली सपोर्ट होना, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में कामयाब हों, तो ऑफ कोर्स एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो कि जिसके लिए आपके गोल्स जो हैं वो आप उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने उसके अपने गोल्स अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली एक कामयाब औरत के पीछे भी किसी आदमी का ही हाथ होता है, जब तक आपके पास एक एंड यू शुड वैल्यू देम। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, बिल्कुल। आई एम अ फेमिनिस्ट, लेकिन मुझे इतनी ऊपर लाने में जिन आदमियों को, उसमें सिर्फ मेरे फादर शामिल नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी इक्वल रोल है। वेरी नाइस, एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव बोथ ऑफ देम इन माय लाइफ। वेरी नाइस। यानी विदाउट हम सपोर्ट जो हैं, जो हमारे ज़िंदगी में बड़े अहम कुछ इंसान हैं, जिसमें जैसे सनिया ने मेंशन किया, उनके हस्बैंड, उनके फादर, उनकी सपोर्ट के बगैर। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव माय मेंटर, माय सुपरवाइजर, ही इज़ अ फादर फिगर फॉर मी। उनको मैं भूल नहीं सकती। प्रोफेसर मुअज्जम नज़ीर तारड़, एवरीवन नोज हिम, ही इज़ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इन टाउन एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाटएवर आई एम बिकॉज ऑफ दीज
strong personalities So, around यानी me. सनिया की जिंदगी में 3 मेल फिगर इतने इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने उसको उसकी इस स्टेज के ऊपर, बिल्कुल। जबकि मैं ये कह रही हूँ कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अर्ली एज, बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर शी गॉट माशाल्लाह से रिमार्केबल स्किल्स। कि मसलन आप सनिया के पास आते हैं और आप सनिया को कहें ये मसला है, देन इट्स हर मसला। वो इसको बिल्कुल ऐसे हल करेगी जैसे वो अपना कोई मसला हल करेगी। एंड ये बड़े कम लोगों में जो ये डेडिकेशन जो है वो होती है। थैंक यू सो मच सनिया फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस टाइम। हम आपसे मज़ीद टाइम जो है वो Sure. लेंगे। जो आपकी क्वेरीज हों डॉक्टर सनिया से आप पूछना चाहते हो या आपको लगता हो कि डॉक्टर सनिया को हम नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी में बुलाएं और इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, वो आप हमें ज़रूर लिख के भेजिए। डॉक्टर सनिया का नंबर हम आपसे स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। डॉक्टर सनिया के साथ आप खुद कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे ज़रिए करना चाहें तो मेरे क्लिनिक का नंबर तो आपको पता ही है वो क्या है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और जो कुछ चीज़ें डॉक्टर सनिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं, सबसे पहले किसी भी मैल प्रैक्टिस करने वाले बंदे के पास मत जाइए। अगर आपकी बहुत मेजर कंसर्न हैं आपकी स्किन के हवाले से, बर्न के हवाले से, आपकी बॉडी शेप के हवाले से, कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन। ज़रूर याद रखिए प्लास्टिक सर्जन ही एक्सपर्ट है इस चीज़ को डील करने के लिए। देन अगर आप बर्न कर जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से बर्न हो जाता है या आप जल जाते हैं, तो उसके लिए जैसे डॉक्टर सनिया ने बताया कि कोई आटा, मैदा, दलिया नहीं लगाना, सिर्फ पानी से वॉश करना है 20 मिनट के लिए और उसके बाद उसके ऊपर पॉलीफेक्स लगा के प्लास्टिक सर्जन इज़ द एक्सपर्ट, उसके पास आपने जाना है। डॉक्टर सनिया के पास भी आ सकते हैं बिकॉज ये Sure. मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नई पर्सनैलिटी को लेके आएंगे और उनसे सीखेंगे इल्म की बातें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।